काफी दिनों के बाद यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, उनको बताना चाहूंगा कि हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं एंड वी आर गोइंग बियॉन्ड दिस, राइट। लाइक अमन या बाकी लोग जो आई थिंक मुझे काफी दिनों के बाद दिख रहे हैं, मे बी कल की क्लास में होंगे, बट या अमन, क्या आपका एग्जाम चल रहा था? यस सर। ऑलराइट, ठीक है, ओके, सो दैट इज वन थिंग। इवन आई थिंक वी हैव जतिन इज नॉट देयर राइट नाउ, नो? ओके, ठीक है, आई विल स्टार्ट द स्क्रीन शेयर, लेट्स सी द कंटेंट। Alright, so these are few things we have observed in the last class. इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। So पिछली क्लास की अगर हम लोग बात करें तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि ओव्यूल बेसिकली आपका सीड में कन्वर्ट होता है और सीड के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा हमने प्लेसेंटेशन कल की क्लास में देखा था, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। हम यहाँ पे सीड वाले पार्ट को हम लोग एक बार रिपीट करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हो कि आपके जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे सीड। सो विद इन द कार्पल्स यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ सीड, राइट। बेसिकली ओवरी के अंदर आपको सीड या ओव्यूल देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, आई विल स्टार्ट विद दिस। यू विल हैव द विद इन द ओवरी यू विल हैव द ओव्यूल, और ये जो ओव्यूल होता है यही आपका बाद में सीड में आपका होता है कन्वर्ट। बेसिकली हमने फ्रूट भी हम लोग देख चुके हैं, याद रखिएगा कि ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट होगा। अब सीड के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे एम्ब्रियो, सो यू विल हैव अ एम्ब्रियो ओवर हियर, और उसके साथ साथ यू विल हैव द एंडोस्पर्म। तो ये दो चीजें तो आपको सीड के अंदर मिलेंगी। अलॉन्ग विद दैट आपको मिलता है कि आपका जो सीड होता है उसके आसपास आपको यहाँ पे कवरिंग मिलती है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सीड कोट। सो यू विल हैव अ सीड कोट सराउंडिंग द सीड। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए दैट यू विल हैव अ सीड कोट, और ये आपकी आउटर कवरिंग को हम कहते हैं सीड की। नाउ सीड कोट को लेके यहाँ पे मैं एडिशनल एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप बात करते हो सीड कोट की, आपको दो लेयर मिलती है सीड कोट की। यू विल गेट टू हैव 2 लेयर्स ऑफ द सीड कोट। आपको 2 लेयर्स मिलेंगी आपको यहाँ पे सीड कोट की। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं सीड कोट की, आपको 2 लेयर यहाँ पे याद रखनी है। जो 2 लेयर आपकी यहाँ पे होंगी, एक लेयर जो आपकी यहाँ पे होती है आउटर लेयर, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टेस्टा। सो टेस्टा बेसिकली इज गोइंग टू बी द आउटर लेयर। ये आपकी यहाँ पे बन जाएगी एज अ आउटर लेयर, और जो इनर लेयर होती है सीड कोट की, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ टेगमेन। यस सर। दैट इज द इनर लेयर। सो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने, यू हैव अ टेस्टा एंड यू हैव अ टेगमेन। ये दो टर्म्स आपको मिलेंगे, दीज आर 2 टर्म्स बेसिकली फाइंड इन द सीड कोट। सो सीड कोट के अंदर आपको 2 लेयर मिलती है, यू हैव अ टेस्टा एंड अ टेगमेन। टेस्टा इज द आउटर लेयर, टेगमेन इज द इनर लेयर, राइट। दैट इज वन थिंग यू हैव टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था कि यार हमारा एम्ब्रियो कैसे दिखता है। तो जब मैं एम्ब्रियो को बाहर निकाल के ऑब्जर्व करता हूं तो आपको कुछ इसमें लेबलिंग्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। एम्ब्रियो में सेंटर में आपको मिलता है आपका यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस। सेंटर में आपके यहाँ पे होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस से आपके यहाँ पे 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपके निकल रहे होंगे। दोस 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज माय कॉटिलेडॉन। यस दिस सर। 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज माय कॉटिलेडॉन्स। एंड उसके बाद आपका जो एम्ब्रियो का जो टिप होगा, जो आपका टिप यहाँ पे होता है, द टिप इज कॉल्ड एज माय प्ल्यूम्यूल, और जो लोअर पार्ट जो मेरा यहाँ पे रहेगा दैट इज कॉल्ड एज माय रेडिकल, राइट। रेडिकल आपका हमेशा आपको रूट सिस्टम बना के देगा, और प्ल्यूम्यूल आपका यहाँ पे हमेशा आपको बना के देगा आपका यहाँ पे शूट सिस्टम। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, आपका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, जो सेंटर का जो आपका यहाँ पे पार्ट है, वहां से लेके प्ल्यूम्यूल तक का जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ एपिकोटाइल। और एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे के साइड पे जो आपको जो रीजन होता है टू योर रेडिकल, दैट इज कॉल्ड एज योर एपिकोटाइल। तो इतनी लेबलिंग्स आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। अगर मेरा सीड मोनोकॉट है तो मुझे यहाँ पे 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, मुझे सिर्फ एक ही मिलेगा। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, सो आई कैन क्लियरली से ये जो मेरे यहाँ पे एम्ब्रियो इज अ डायकॉट प्लांट का एम्ब्रियो है ये, ठीक है। तो ये हमने पिछले क्लास में देखा था। उसके बाद हमने स्पेसिफिक बात की थी मेरे मोनोकॉट सीड के बारे में। इसके बाद हमने बात किया था हमारे मोनोकॉट सीड के बारे में, हमने बात किया था जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, याद रखिएगा कि सीड के अंदर आपको मिलता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म का काम होता है टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच यू हैव टू बी रिमेंबर्ड। इसका काम होगा नरिश करना आपके एम्ब्रियो को। तो याद रखिए, जब आप एक मोनोकॉट सीड को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें भी आपको एंडोस्पर्म मिलेगा, उसमें भी आपको एंडोस्पर्म 100% मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन इस एंडोस्पर्म की आउटर लेयर आपको यहाँ पे मिलती है, एंड द आउटर लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एल्यूरॉन लेयर। इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एल्यूरॉन लेयर। और याद रखना ये जो मेरी आउटर लेयर यहाँ पे होती है, दैट विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन ग्रेन्स। इसके अंदर आपको कई सारे प्रोटीन ग्रेन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसलिए कहा जाता है कि एल्यूरॉन लेयर जो आपके यहाँ पे होती है, इट विल हैव अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन। इसमें आपको एक काफी अच्छे अमाउंट में यहाँ पे प्रोटीन मिल जाएगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। और इसलिए अगर आप नोटिस करोगे तो कहा जाता है कि आपको पल्सेस खाने चाहिए, आपको चने खाने चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट? Yes, बिकॉज sir. इनका जो एंडोस्पर्म होता है उसके आउटर लेयर में आपको मिलेगी एल्यूरॉन लेयर, एंड दैट लेयर विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो इतना कंपोनेंट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अभी आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एम्ब्रियो ऑफ अ मोनोकॉट। मोनोकॉट का एम्ब्रियो कैसे होता है वो हम यहाँ पे हम देखेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो लेट्स ट्राई टू जंप ऑन टू दैट। सो जब आप एक एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करते हो, जब आप एक मोनोकॉट प्लांट के एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करते हो, सो लेट मी मेक एम्ब्रियो ओवर हियर। सो अज्यूम दैट ये है मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो। Assume that this is the embryo of a, so we are observing right now the monocot plant. हम यहाँ पे भी फिलहाल मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि मोनोकॉट एम्ब्रियो में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। अब पहली बात क्या रखना कि आपका ये मोनोकॉट प्लांट है, तो आपको यहाँ पे सिंगल कॉटिलिडॉन ही देखने के लिए आपको मिलता है। सो विल ओनली हैव अ सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर। और जो सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो मिलेगा, जो मेरा सिंगल कॉटिलिडॉन मेरा यहाँ पे है, उसका यहाँ पे होगा नाम, and that name is my scutellum. That is going to be called as my scutellum. तो स्कूटेलम टर्म अगर आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, स्कूटेलम टर्म अगर आपके सामने यहाँ पर आया है, तो याद रखना दैट इज द कॉटिलिडॉन इन द मोनोकॉट एम्ब्रियो। ये मेरे कॉटिलिडॉन का ही नाम है। जो सिंगल कॉटिलिडॉन आपको यहाँ पे दिखेगा, दैट कॉटिलिडॉन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्कूटेलम। तो एक ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो स्कूटेलन टर्म अगर आपके सामने आ रहा है कभी भी फ्यूचर में, याद रखना दैट इज अ सिंगल कॉटिलिडॉन ऑफ द मोनोकॉट एम्ब्रियो। बस। अब एज यू कैन सी ओवर हियर यू हैव द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में आपको दो रीजन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यू विल हैव द अपर पार्ट इज गोइंग टू बी द प्लूम्यूल। आई विल जस्ट राइट पी ओवर हियर, प्लूम्यूल, एंड द लोअर पार्ट विल हैव द रेडिकल। ये आप इतनी बात आप लोग जानते हो, लोअर पार्ट आपके यहाँ पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज माय रेडिकल, राइट? ये भी आप जानते हो कि प्लूम्यूल मेरा क्या बनाएगा, रेडिकल मेरे यहाँ पे क्या बनाएगा। याद रखना कि जो प्लूम्यूल और रेडिकल होता है, इनके आसपास आपको एक कवरिंग मिलती है। प्लूम्यूल के ऊपर आपको एक शीट लाइक कवरिंग आपको मिल जाएगी। सो यू विल हैव अ शीट लाइक कवरिंग सराउंडिंग द प्लूम्यूल। उसी तरीके से रेडिकल के आसपास भी आपको यहाँ पे कवरिंग मिल जाएगी। सो प्लूम्यूल के आसपास भी आपको एक कवरिंग मिल रही है, और रेडिकल के आसपास भी आपको यहाँ पे कवरिंग मिल रही है। प्लूम्यूल के पास जो आपको यहाँ पे कवरिंग मिल रही है, दैट कवरिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार कोलियोप्टाइल क्या कर रहा है, तो आपने आंसर ये देना है कि कोलियोप्टाइल प्रोटेक्ट कर रहा है मेरे प्लूम्यूल को। ये एक शीट लाइक कवरिंग होती है, और इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना मेरे प्लूम्यूल वाले पार्ट को। उसी तरीके से नीचे भी आपको यहाँ पे एक शीट लाइक कवरिंग दिख रही है। जो नीचे जो मुझे शीट लाइक कवरिंग दिख रही है, जो मेरे रेडिकल को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी, जो मेरे रेडिकल को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज माय कोलियोराइजा। दैट इज कॉल्ड एज योर कोलियोराइजा। तो ये दो टर्म्स आपको क्लियरली याद रखने हैं, और ये सिर्फ आपको टर्म्स मिलते हैं मोनोकॉट सीट के अंदर। मोनोकॉट सीट के अंदर आपको ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। याद रखना, जो आपको जो प्लूम्यूल होता है उसके आसपास आपको एक शीट लाइक कवरिंग आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज माय कोलियोप्टाइल। और जो आपका रेडिकल यहाँ पे होगा लोअर पार्ट के अंदर, उसके आसपास जो आपको एक शीट लाइक कवरिंग आपको मिल जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कोलियोराइजा। तो ये दो टर्म्स आप हमेशा याद रखेंगे, और याद रखना कि इनका काम यहाँ पे क्या है। जसप्रीत, after a long time, Jaspreet, please make sure your mic remains off. By the way, काफी दिनों के बाद glad to see you. ठीक है? So now you have over here the scutellum. Scutellum over here is going to be your single cotyledon. So याद रखना, scutellum आपके यहाँ पे जो रहेगा वो आपके यहाँ पे रहेगा single cotyledon. So that is one thing you have to know. तो इतनी दो तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर। So that is what you will get in the monocot embryo. राइट? या मोनोकॉट सीट के अंदर आपको ये सब चीजें देखने के लिए आपको मिल जाती है। आप यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो, यू हैव अ प्लूम्यूल। प्लूम्यूल के ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे आपका कोलियोप्टाइल,
रेडिकल के ऊपर जो आपको यहाँ पे कवरिंग मिल रही है दैट इज माय कोलियोराइजा, एंड स्कूटेलम बेसिकली आपका सिंगल कॉटिलडॉन जो होता है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्कूटेलम। एंडोस्पर्म तो आप लोग जानते हो, और आउटर लेयर आपकी यहाँ पे होती है एलेरॉन लेयर, ये भी आप काफी क्लियरली आप लोग ये जानते हो, ठीक है। तो क्या इतना पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पिक्चर एंड इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट? Yes, sir. कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज बताइए। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो इसमें है क्या, मैं बता, इसमें आपका यहाँ पे एम्ब्रियो है, ये आप एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आपका ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है, मोनोकॉट सीट के अंदर आपका ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के ऊपर आपको दो चीजें आपको मिल रही है यहाँ पे, यहाँ प्लूम्यूल, यहाँ पे रेडिकल। प्लूम्यूल के ऊपर आपको ये जो शीट मिलेगा यहाँ पे, दैट शीट इज कॉल्ड एज माय कोलेप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर जो आपको यहाँ पे शीट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज माय कोलियोराइजा। ये जो कोलेप्टाइल और कोलियोराइजा है, इनका बेसिकली काम ये होता है, ये आपके प्लूम्यूल और रेडिकल को प्रोटेक्ट करते हैं बस। उसके अलावा आपके पास एक सिंगल कॉटिलडॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी अ सिंगल cotyledon over here, and that cotyledon over here is called as my scutellum, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a scutellum. So that is the only thing you have to know. तो इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। This is all about my monocot embryo, right? So ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, this is something we have already seen. So इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं फटाफट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Seed, it's a mature ovule developed after fertilization, ये हम जानते हैं। A seed is made up of your seed coat, ये भी हम लोग जानते हैं, and we'll have the embryo. Embryo is made up of radical, embryonal axis, एंड वन और टू कॉटिलिडॉन, एक या दो कॉटिलिडॉन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। एक का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, व्हीट एंड द मेज, दैट्स अ मोनोकॉट, एंड डाइकॉट का ग्राम एंड पी यहाँ पे एग्जांपल देके रखा हुआ है। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड एज माय सीड कोट। सीड कोट हैज टू लेयर्स, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट, ये याद रखना। सीड कोट में आपको यहाँ पे दो लेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यू विल हैव आउटर टेस्टा एंड यहाँ पे इनर टेगमेंट, इज समथिंग यू विल गेट टू सी। हाँ, A seed coat is going to have a scar, एक आपको scar tissue आपको मिलता है वहां पे, that is called as my hilum. तो अगर आप एक सीड को ऑब्जर्व करोगे ना, अगर आप एक सीड को ऑब्जर्व करते हो, if you observe a seed, so what you will get to see ना, आपको एक छोटा सा आपको एक ऐसे लाइक मार्किंग आपको दिख जाएगी उसके ऊपर, एक छोटी सी आपको ऐसे मार्किंग आपको दिख सकती है, and that marking over here is called as my hilum. hilum बेसिकली आपका वो एरिया होता है जहां पे मेरा सीड जुड़ा हुआ था मेरे फ्रूट के साथ या मेरे ओवरी के साथ। तो हिलम बेसिकली आपका वो स्कार टिश्यू है जहां जो आपको बताता है कि इस रीजन से मेरा सीड ओवरी के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ था। सो दैट इज व्हाट हिलम इज बेसिकली नोन एज, राइट? सो दैट इज व्हाट सीड के अंदर होता है सर? हाँ, सीड के बाहर लगा होता है, सीड के बाहर, सीड के बाहर आपको ये दिख जाएगा, सीड के बाहर ठीक है। तो ये मार्किंग आपको दिखती है ना, वो सीड के बाहर आपको दिखती है, और ये मार्किंग आपको इसलिए बता रहा होता है, ये इसको हम कहते हैं स्कार, इस स्कार, उसको नाम होता है यहाँ पे हिलम। ये बेसिकली आपको एग्जैक्टली बताता है कि मेरा सीड ओवरी में किस किस पोजीशन पे अटैच था या इस पार्ट से अटैच था, वो बेसिकली आपको ये बता रहा है। दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस। जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, इनमें आपको एंडोस्पर्म काफी अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाएगा, दे विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, एंड सम आर गोइंग टू बी नॉन एंडोस्पर्मिक, जैसे आपका ऑर्किड हो गया, ऑर्किड सीड आर गोइंग टू बी नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है, इनमें आपको एंडोस्पर्म आपको नहीं मिलेगा। इन सीरियल्स लाइक योर मेज, सीड कोट is a membranous and generally fused with the fruit wall. मेज के अंदर क्या होता है, आपका सीड कोट आपके फ्रूट के वॉल से बिल्कुल यहाँ पे चिपका हुआ आपको मिल जाएगा, दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन, राइट? ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखने के लिए। एंडोस्पर्म आपका यहाँ पे बल्की होगा और इसका काम होता है फूड को स्टोर करना। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन लेयर कॉल्ड एज माय एलुरॉन लेयर, ये जो मैंने मेंशन किया था वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपके एंडोस्पर्म की एक आउटर लेयर आपको यहाँ पे मिलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एलुरॉन लेयर, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे अमाउंट में आपको यहाँ पे प्रोटीन मिल जाएगा, राइट? द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, ये हम जानते हैं कि एम्ब्रियो छोटा सा होता है और कोने में वहां पे बैठा रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलिडॉन नोन एज योर स्कूटेलम एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लूम्यूल एंड अ रेडिकल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला पॉइंट में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आपको यहाँ पे, दैट टॉकिंग अबाउट द कोलेप्टाइल एंड कोलियोराइजा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इट्स अ प्रोटेक्टिव शीट जो आपके प्लूम्यूल को और आपके रेडिकल को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी, सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। अब मुझे आप बताओ इसके अंदर क्या आंसर आपके हिसाब से यहाँ पे सही होगा, टेल मी क्विकली। द कोकोनट वाटर इज व्हाट, कौन सा पार्ट आपका एंडोका इट्स अ एंडोस्पर्म। Endosperm. और अपने माइक ऑफ कर लो पहले आप लोग। So endosperm is the region that is something which will be edible over. See याद रखना,
चाहे कोकोनट वाटर हो, चाहे वो वाइटी पार्ट हो, चाहे वो व्हाइट वाला पार्ट हो या कोकोनट वाटर हो, एवरीथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय एंडोस्पर्म. एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर एंडोस्पर्म, राइट. सो कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट जो हमने कल ही बात किया बेटा, इतने देर तुम लोग भूल नहीं सकते किस बेसिस पे आप लोग एंडोकार्प बोल रहे हो. एटलीस्ट थिंक एन आंसर ना. इट इज गोइंग टू बी द एंडोस्पर्म, राइट. सो ये आपका पार्ट है जो आप लाइक यहाँ पे आप कंज्यूम करते हो. देन अ ड्रुप डेवलप्स इनटू, एक आपका जो ड्रुप होता है उसका एग्जांपल इसमें से कौन सा है? मैंगो. मैंगो. Mango. मैंगो. बिल्कुल सही है, राइट. इट इज गोइंग टू बी अ मैंगो. सो ड्रुप के एग्जांपल यहाँ पे आपके दो थे, एक तो आपका मैंगो था और दूसरा था आपका कोकोनट. कोकोनट. दैट इज समथिंग वी हैव सीन. नाउ क्वेश्चन नंबर 82 का आप लोग आंसर बताइए. कॉटिलिडॉन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट? मेज के अंदर जो कॉटिलिडॉन आपका होता है उसका नाम क्या होता है? क्यूटेलम. क्यूटेलम. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर स्कूटेलम. अरे मेज ग्रेन मतलब आपका मोनोकॉट सीड. इतना क्यों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो? मेज ग्रेन मतलब आपके यहाँ पे हो गया, आपके यहाँ पे मोनोकॉट सीड, और मोनोकॉट सीड के अंदर आपको जो यहाँ पे मिलेगा कॉटिलिडॉन, दैट विल बी स्कूटेलम ओनली. स्कूटेलम को ही लाइक बेसिकली स्कूटेलम इज अ टर्म फॉर माय कॉटिलिडॉन इन द मोनोकॉट सीड. याद रखना, ये भूलना मत. डोंट गेट सो कंफ्यूज्ड ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर, द वुड ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद अ लार्ज शील्ड शेप कॉटिलिडॉन, उसका नाम क्या होगा यहाँ पे? क्यूटेलम. बाकी भी बताइए क्या आंसर हो सकता है इसके अंदर. क्यूटेलम. It is always going to be your scutellum. You will always have scutellum as the answer over here. So wheat grain will have has an embryo with a one large shield-shaped cotyledon. एक ही तो होता है उसके अंदर cotyledon, और उसका आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा अगेन scutellum. These are the kind of question they ask you. नीट के अंदर आपके ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे. कोई उसमें कोई डिफिकल्ट पार्ट है नहीं समझने के लिए. They are very simple, straightforward questions. ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी आ जाते हैं, then you should be able to answer them. Like I'm hoping that कि आप लोग फटाफट आंसर करें so that we can move ahead, or else I have to explain again everything to you. So please tell me the answer quickly and then we can move ahead. मुझे आप बताओ इसके अंदर कोलेप्टाइल और कोलोराइजा यहाँ पे लिखा हुआ है. मुझे आप ये बताइए इनमें से कौन सा शीट होता है जो आपके रेडिकल को कवर करेगा? राइट, ये आपका कवर करेगा आपके यहाँ पे रेडिकल को. बिल्कुल सही. एंड कोलेप्टाइल इज गोइंग टू कवर योर ल्यूम्यूल. That is one thing you have to know. ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए. 89 का यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा? प्रोटीन. Right. Protein over here will be the right answer. Aileron layer in the maize grain is especially rich in protein. Always going to be protein. Right? आपके यहाँ पे protein grains आपको बहुत अच्छे amount में मिलते हैं, और इसलिए हम जानते हैं that this is something we'll get to see in this particular layer. So ये again these are the kind of questions they are generally known to ask. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's see something else. अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे स्टेमेंस के बारे में. अब आप सोचोगे कि स्टेमेंस के बारे में हम लोग बात वापस से क्यों कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो लेट्स सी देम अगेन ओवर हियर एंड लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स इन दैट. बट इसके पहले आप लोगों को देता हूं, क्या आपको सीड वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर है? वी आर डन विद द मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड. क्या आपको सीड क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है. सो नाउ लेट्स ओवर हियर. ओके, लेट्स स्टार्ट विद नाउ योर स्टेमेंस. अब जब आप स्टेमेंस की बात करते हैं, डाइकॉट सीड में आपको याद यही रखना बेटा कि उसके अंदर आपके दो कॉटिलिडॉन आपको मिलेंगे वहां पे. बस वही चीज आपको याद रखनी है. उसके अलावा बाकी चीजें आपके साथ रहेंगी सेम. राइट, लाइक सी डाइकॉट के अंदर आप वो वाले टर्म नहीं डालेंगे. कोलेप्टाइल कोलोराइजा आपने टर्म वहां पे यूज नहीं करने. डाइकॉट के अंदर आप इवन एलेरॉन लेयर की आप बात नहीं करेंगे. ठीक है, याद रखना. सो डाइकॉट में आप सिर्फ दो चीज याद रखते हो. दे हैव अ टू कॉटिलिडॉन, वो बात आपको याद रखनी है. और बाकी जो चीजें हैं लाइक प्लेम्यूल रेडिकल, वो तो सबके अंदर आपका कॉमन होता है. ठीक है, तो उसमें कुछ आपको अलग से याद नहीं रखना. राइट, सो प्लीज मेक श्योर कि कोलेप्टाइल कोलोराइजा वो टर्म आप सिर्फ अपने मोनोकॉट सीड के लिए आप अलग से रखें दिमाग में, उसको वहां पे आप मिक्स ना करें. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन देम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेमन ओवर हियर. जब हम स्टेमन की यहाँ पे बात करते हैं तो याद रखना, यू विल हैव अगेन यू विल हैव एंथर एंड यू विल हैव अ लॉन्ग फिलामेंट. So that is something you all know, that you will have the anther over here, जो आप यहाँ पे आपको दिख सकता है. And then you can have a filament which you can see. अब हमें इसमें याद ये रखना है कि देखो बेटा, कई बार होता क्या है ना कि आपके जो स्टेमन है ये कई बार आपके पेटल से चिपके हुए होंगे.
sometime what will happen that what you can see over here, let me just remove this thing. What you can find something that ये जो आपके जितने भी आपके जो stamens आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना पिक्चर के अंदर, you can find them attached to the petals. आपके जो petals लगे होते हैं ये उनसे ये attach आपको मिल सकते हैं. You will find that happening. ये आपको कई बार आपको मिल जाएंगे कि आपके जो stamens है flower के अंदर, आपके जो stamens होते हैं sometime they are been attached to the petals. They are been attached to petals. अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख जाती है जहां पे मेरे जो स्टेमेंस है वो मेरे पेटल्स के साथ अटैच्ड है, अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख जाती है तो उसका एक नाम होता है, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी माय एपीपेटलस. दैट इज कॉल्ड एज योर एपीपेटलस. तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं एपीपेटलस की, तरह रखना यहाँ पे आपके जो स्टेमेंस होंगे, स्टेमेंस आर बेसिकली गोइंग टू बी अटैच्ड टू द पेटल्स. ये आपके पेटल्स के साथ यहाँ पे रहेंगे चिपके हुए. और जब आपके स्टेमेंस यहाँ पे पेटल्स के साथ अगर आपके अटैच अगर आपको दिख जाते हैं किसी फ्लावर के अंदर, तो याद रखना सच कंडीशन इज कॉल्ड एज माय एपीपेटलस. ऐसी कंडीशन को हम बोलोगे यहाँ पे एज एपीपेटलस. ये एकदम आपको याद रखना है. दैट इज वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, राइट. अब आप मुझे एक चीज यहाँ पे बताइए, ये तो एक आप यहाँ पे टर्म हो गया. एक और चीज आपके यहाँ पे होती है, आपने एक टर्म सुना होगा जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पेरियांथ. बताइए पेरियांथ का मतलब क्या होता है? टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पेरियांथ. सर जो पेटल्स और सेपल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं. हाँ जी, जब हम पेटल्स और सेपल्स को हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, उनको हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों फ्यूज्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय पेरियांथ. तो उस कंडीशन को बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरियांथ. ठीक है, तो याद रखना कुछ फ्लावर के अंदर आपको पेरियांथ देखने को मिल सकता है जहाँ पे आप सेपल्स और पेटल्स को आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, उनको आप सेपरेट नहीं कर पा रहे. अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा ना, व्हाट यू विल हैव टू डू इन दिस कंडीशन, कि अगर लेट्स से आपके पास है कुछ स्टेमेंस, आपके पास है कुछ स्टेमेंस और ये स्टेमेंस मेरे अटैच मेरे पेरियांथ के साथ, ये जो मेरे स्टेमेंस है यहाँ पे दे आर अटैच्ड टू माय पेरियांथ. ये सारे के सारे मेरे पेरियांथ से हो गए हैं अटैच. तो assume that they are all have been attached to the perianth. अगर आपको ऐसा कभी फ्लावर दिख जाता है जिसमें मेरे जो स्टेमेंस है वो मेरे पेरियांथ से अटैच हो चुके हैं, तो वो टाइम पे आप यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे एंड दैट टर्म ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एपीफाइलस. ये टाइम पे जो आप टर्म यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एपीफाइलस. सो एपीफाइलस आपका टर्म तब आपके सामने आएगा जब आपका पेरियांथ से अटैच होगा आपका यहाँ पे स्टेमेन. सो जब आपके स्टेमेन सारे के सारे पेरियांथ से चिपके हुए होते हैं देन यू कॉल देम एज अ एपीफाइलस. अगर आपके स्टेमेन यहाँ पे अटैच आपके पेटल के साथ, देन आपका टर्म यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ एपीपेटलस. तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे आ रहे हैं, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट टर्म्स. आपके इनसाइड में भी मेंशन्ड है एंड दीस आर द टू टर्म व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. ये सारे आपको बहुत क्लियरली आपको मालूम होने चाहिए. लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर द पिक्चर. ये है आपका एक एपीपेटलस का एग्जांपल. यहाँ पे जो मेरे स्टेमेंस है मेरे पेटल्स के साथ चिपके हुए हैं एंड बिकॉज दे आर अटैच्ड ओवर इट आई कैन क्लियरली से दिस इज एग्जांपल ऑफ माय एपीपेटलस. ये मेरा एपीपेटलस का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एग्जांपल बन जाता है. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. तो यहाँ पे यू कैन सी दीज आर टर्म्स जो आपके इनसाइड में मेंशन किए गए हैं. ये मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर अपने एंड से भी खुद से पढ़िएगा इन्हें, राइट. अपेरेंटली आई एम नॉट रीडिंग देम, वी कैन सी देम लेटर. वी कैन हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर. अब इस पिक्चर में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना देखने के लिए. नाउ अंडरस्टैंड दिस पिक्चर वेरी क्लियरली. आपके जो स्टेमेंस होते हैं, द स्टेमेंस यू गेट टू सी इन द फ्लावर, ये कई बार आपके सिंगल बंडल में हो सकते हैं. सो यू कैन हैव स्टेमेंस जो आपके लाइक सबके सब एक सिंगल बंडल में खड़े हैं यहाँ पे, राइट. सो यू हैव वन स्टेमेन, you have another stamen over here, right. तीसरा stamen मेरा यहाँ पे है, right. So ऐसे like सबके सब एक साथ खड़े हैं यहाँ पे साथ में. तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, so I can say कि हाँ भाई मेरे पास यहाँ पे stamen है, मेरे पास यहाँ पे 4 stamen है और चारों साथ में खड़े हैं, right. I can say it's a single bundle. मैं इसको एक सिंगल बंडल यहाँ पे कह सकता हूँ. मुझे कई बार मिल सकता है I can have a condition जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि I have a stamen over here, right. मेरे पास 2 stamen यहाँ पे ऐसे खड़े हुए साथ में, राइट. और बाकी 3 स्टेमेन है मेरे पास जो अलग से खड़े हुए हैं. सो आई हैव लाइक 1 लाइक दिस. सो 3 अलग है यहाँ पे और 2 अलग है यहाँ पे. अगर मुझे ऐसी कंडीशन दिखती है कि मेरे 3 एक ग्रुप में खड़े हैं और दोनों लोगों ने एक अलग सा ग्रुप बना के यहाँ पे लोग खड़े हैं, सो अगर मुझे यहाँ पे 2 ग्रुप यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे,
then in that case I can say this is an example of my two groups, या दो बंडल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट? यहाँ पे मुझे दो बंडल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे एक मेरा सिंगल बंडल यहाँ पे दिख रहा है. अगर मुझे स्टेमन का सिंगल बंडल मुझे यहाँ पे दिखता है, एक फ्लावर के अंदर मुझे अगर एक सिंगल बंडल दिखता है जहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप नहीं है, then I can call them as a monoidelphus. I can call them as a monoidelphus. So monoidelphus is a condition जिसमें आपको क्या मिलेगा कि आपको एक सिंगल ग्रुप आपको मिल जाए आपके स्टेमन्स का. ऑन द अदर हैंड अगर आप ये दूसरी पिक्चर आप देखते हो यहाँ पे, तो आपको दो ग्रुप यहाँ पे दिख रहे हैं. एक ग्रुप में दो स्टेमन है, एक ग्रुप में मेरे तीन स्टेमन है. तो जब अगर मुझे यहाँ पे तीन स्टेमन या जब मुझे यहाँ पे दो बंडल यहाँ पे दिख रहे हैं, बंडल नंबर 1, दैट इज माय बंडल नंबर 1, एंड देन यू हैव बंडल नंबर 2. सो अगर आपको दो बंडल्स यहाँ पे दिख जाते हैं, देन आपका नाम यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा, एंड देन इट विल बिकम माय डायडेल्फस. देन इट बिकम्स योर डायडेल्फस. ये टर्म्स के तरफ आपको याद रखना, these are the terms which you all have to remember. So you can have monodelphus, that means आपका सिंगल बंडल आपको मिल जाए वहां पे. डायडेल्फस मतलब आपको दो बंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाए, और आपको इससे ज्यादा अगर आपको बंडल मिल जाए, समझो आपके फ्लावर के अंदर आपको चार के लाइक 5-6 बंडल आपको मिल जाए, राइट? आपको द नंबर ऑफ स्टेमन ग्रुप के अंदर आपको अलग अलग बंडल के साथ आपको मिल जाए वहां पे, समझो आपको 4-5 बंडल आपको मिल जाए वहां पे, then such condition can be called as like here you can have a polydelphous condition. poly मतलब बहुत सारे बंडल आपको वहां पे अब दिख रहे हैं. वही चीज आपको इस पिक्चर में बताने की कोशिश की गई है. इन दिस पिक्चर यू कैन वेरी क्लियरली सी कि आपके पास एक सिंगल बंडल है आपके स्टेमन्स का, आपके पास यहाँ पे एक सिंगल बंडल है. सो दैट इज माय मोनोडेल्फस कंडीशन. अगर आपके पास यहाँ पे देख सकते हो एक मेरा अलग सा खड़ा हुआ है, एक स्टेमन मेरा यहाँ पे अलग सा खड़ा हुआ है और बाकी सारों का एक बंडल है. सो सच कंडीशन इज कॉल्ड एज माय कि मुझे यहाँ पे दो बंडल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं. सो आई कैन कॉल देम एज अ डायडेल्फस कंडीशन. और यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन हैव लाइक मल्टीपल बंडल्स. यहाँ पे आपको लाइक 1 2 3 4 5 टोटल 5 बंडल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. आई कैन क्लियरली सी ओवर हियर द 5 बंडल्स. और इस कंडीशन को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ पॉलीडेल्फस. सच कंडीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर पॉलीडेल्फस. तो ये चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी. These are the few things you can always remember. You have a monodelphus, didelphus and polydelphus. So याद रखना ये टर्म हम यूज करते हैं हमारे स्टेमन के लिए, और उनके कितने बंडल आपको मिल जाए उनके बेसिस पे हम यहाँ पे इन टर्म्स को यूज करेंगे. मोनो, डाई एंड पॉलीडेल्फस. क्या ये पिक्चर आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पिक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. So ये एक चीज यहाँ पे याद रखना, and that is something you can see over here in terms of like picture. You can see this, and please भूलना मत what is my epipetalous वाली condition and what is your epiphallus वाली condition. epiphallus के अंदर आपका जो स्टेमन रहेगा वो आपका अटैच रहेगा आपके पेरियान के साथ. That will be very अच्छे से वहां पे वो पेरियान के साथ अटैच रहेगा. तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखेगा तो आपने वहां पे बोलना है टर्म दैट इज माय epiphallus. epiphallus आप वहां पे टर्म आप यूज कर सकते हो. ठीक है. So let me have a look. Let's see what has been written over here. यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे शॉर्ट में. So you have a when a stamen are attached to the petals, they are called as my epipetalous. Example याद रखना brinjal. Epiphallus when attached to a perianth. अगर perianth से मेरे अटैच है then हम यूज करेंगे टर्म यहाँ पे मेरा epiphallus. ठीक है. As in a flower of a lily. लिली में आपको ये मिलेगा देखने के लिए. अच्छा एक और चीज मैंने आई थिंक शेयर की आपके साथ ग्रुप के अंदर. आपके साथ मैंने एनसीईआरटी शेयर की है 11th. तो हो सके तो उसे सेव कर लीजिएगा क्योंकि वो पुरानी एनसीईआरटी है. पुरानी मतलब नई वाली नहीं है, पुरानी वाली है. सो पुरानी वाली के अंदर आपके सारी फैमिलीज थी. सो एंश्योर दैट को कहीं ना कहीं आप उसे सेव कर लो सो दैट के रिवीजन के लिए आपको बड़ा मदद करेगा. दैट्स व्हाई द स्टेमेन्स इन अ फ्लावर मे बी इधर फ्री राइट और मे बी यूनाइटेड टू अ वेरिंग डिग्री. कई बार आपके स्टेमेन्स यहाँ पे फ्री हो सकते हैं, कई बार पे चिपके हुए हो सकते हैं. इनको इन टर्म्स को भी हम एक बार फिर बाद में समझेंगे. द स्टेमेन्स मे बी यूनाइटेड इनटू अ वन बंच और वन बंडल. That is my monodelphus. Example China rose. अगर दो बंडल आपको दिख रहे हैं that's my didelphus. That is going to be your P. And if you have like many bundles, then that is my polydelphus. That is going to be your citrus. So these are the things you have to know. And इनका जो length होता है वो vary करता है flower to flower, like in your salvinia and mustard. That is something you can like ignore that. बट ये 3 टर्म्स समझ जाना कि इनका मतलब क्या होता है. एग्जाम्पल तो आपको याद हो जाएंगे. 2-3 एग्जाम्पल इसके अंदर. China rose, P and citrus are the example over here for my अलग अलग बंडल के प्लांट्स के लिए. So these are the things you have to remember from the NCERT. इसके बाद जो अगली चीज हम यहाँ पे समझेंगे that will be in terms of your floral diagram and floral formula.
तो हमने यहाँ पे देख लिया, वो तो स्टेमन वाली स्टोरी हमने यहाँ पे देख ली, ये सारे टर्म्स हमने यहाँ पे देख लिए, ये टर्म्स हमने देख लिए, उसके साथ साथ हमने हमारा सीड वाला पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया। उसके पहले हम ऑलरेडी हमारा फ्रूट कवर कर चुके हैं। अब हमारे चैप्टर का जो लास्ट पार्ट आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि इस पार्ट को आप ध्यान से सुने, याद रखें, बिकॉज यू विल फाइंड मेनी क्वेश्चंस कमिंग आउट ऑफ दिस। लेट्स स्टार्ट विद योर floral formula and floral diagram. So let's start with the new content, that is our floral formula and floral diagram. So पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे floral formula की, यार ये फॉर्मूला मेरा होता क्या है और बेसिकली इसका काम क्या होता है। सो क्या प्लांट्स के लिए भी कोई फॉर्मूला लगता है? देन आंसर इज गोइंग टू बी यस। हम यहाँ पे प्लांट्स के लिए एक फॉर्मूला हमने बना के रखा हुआ है। बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है ये एक बॉटनिस्ट यूज करता है, एक बॉटनिस्ट इसे यूज करता है ताकि वो काफी आसानी से प्लांट का डिस्क्रिप्शन दे सके। समझो इस बात को, फ्लोरल फॉर्मूला को एक जनरली आप एक बॉटनिस्ट यूज करेगा और इसका यूज वो इसलिए करेगा ताकि वो प्लांट को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। सो बॉटनिस्ट इनको जनरली यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द प्लांट इन अ मच मोर इजियर मैनर, एक इजी तरीके से प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए उसे वो यूज करता है। तो इसमें आपके कई सारे सिंबल्स आएंगे, मेनी सिंबल्स विल गेट टू सी ओवर हियर, तो उन्हीं सिंबल्स को हमें यहाँ पे समझना होगा। सो विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दो सिंबल्स, ठीक है। सागना ये बॉटनिस्ट यहाँ पे कई सारे सिंबल्स यूज करते हैं, तो बॉटनिस्ट तो जनरली यूज करते हैं इसके प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। आप इन्हें याद रखेंगे ताकि आपको कोई मार्क मिस ना हो नीट के अंदर। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस फ्लोरल फॉर्मूला में। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक टर्म की, दैट इज माय सेक्सुअलिटी ऑफ द प्लांट। सेक्सुअलिटी ऑफ द प्लांट, एक प्लांट की सेक्सुअलिटी आप कैसे डिस्क्राइब करते हो? तो इसके लिए हम यहाँ पे 2-3 सिंबल हम यूज कर सकते हैं। एक होता है आपका सिंबल समथिंग लाइक दिस, दिस मीन्स यू हैव अ फीमेल फ्लावर, सॉरी यू हैव अ मेल फ्लावर, दिस मीन्स यू हैव अ मेल फ्लावर। ये आपका यहाँ पे मेल फ्लावर। अगर आप ऐसा सिंबल देते हो देन दैट इज गोइंग टू बी फॉर माय फीमेल फ्लावर। ये है मेरा यहाँ पे सिंबल फॉर योर फीमेल फ्लावर। एंड द मोस्ट कॉमन सिंबल जो आपको मिलेगा यूज करते हुए देखा जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज फॉर माय बायसेक्सुअल फ्लावर। याद रखना जितनी भी फैमिलीज आप लोग पढ़ेंगे कल और परसों, उन सब के अंदर आपको सारे बायसेक्सुअल फ्लावर ही आपको मिलने वाले हैं। तो याद रखना बायसेक्सुअल फ्लावर आर मोस्ट कॉमन वन। तो अगर आपको बताना है कि यार ये फ्लावर मेरा बायसेक्सुअल है, तो आपने ये वाला सिंबल वहां पे यूज करना होगा। दिस इज अ सिंबल यू विल हैव टू यूज, दिस सिंबल विल टेल यू कि अच्छा ये जो मेरा फ्लावर है यहाँ पे, दैट इज माय बायसेक्सुअल फ्लावर। सो दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस। आफ्टर दैट तो एक यहाँ पे मेरा यहाँ पे सिंबल यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद you can have a symbol for your symmetry. So that is one thing we have done. Now let's have a look at the symmetry. अगर हम सिमेट्री की यहाँ पे बात करते हैं तो सिमेट्री आपकी आप लोग जानते हो, यू हैव अ कपल ऑफ सिमेट्री ओवर हियर। सो एक जो आप, हाँ जी, ज़ाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल सही। तो जो ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री आपके यहाँ पे होती है, द ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री जो आपके यहाँ पे होती है, उसको हम टैग करते हैं विद द परसेंटेज वाला साइन। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए, दिस इज फॉर माय ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, राइट। सो ज़ाइगोमॉर्फिक आप लोग जानते हो, दैट बेसिकली मींस योर बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ पे आप प्लांट को आप सिंगल प्लेन में कट करोगे, आपको दो इक्वल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ज़ाइगोमॉर्फिक बेसिकली मींस योर बायलैटरल सिमेट्री, और इसके लिए आपके यहाँ पे होता है परसेंटेज वाला साइन। और दूसरी जो सिमेट्री मेरे यहाँ पे होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, हाँ जी, उसका यहाँ पे होगा प्लस वाला साइन। सो सर्कल में आप प्लस डालो एंड दैट इज फॉर माय एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। तो अगर आपका प्लांट है और आपको दिख रहा है कि ये मेरा प्लांट तो एक्टिनोमॉर्फिक है, तो आपने लगाना है यहाँ पे ये वाला साइन, दिस इज अ साइन यू कैन यूज ओवर हियर। तो ऐसे ही हमें साइंस और सिंबल्स को हमें याद रखना है। तो परसेंटेज मतलब ज़ाइगोमॉर्फिक, प्लस मतलब मेरे यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्टिनोमॉर्फिक मेरा वाला साइन। तो ये चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है। और भी हम यहाँ पे सिंबल्स देखते हैं, लेट्स सी सम मोर सिंबल्स ओवर हियर। अब आगे के सिंबल्स देखने के पहले आप लोग मुझे बताओ, हम बाहर से जब अंदर जाते हैं फ्लावर के अंदर, तो सबसे पहले क्या आता है? सेपल्स आएंगे।
पहले आपके आएंगे बेटा सेपल्स, और सेपल्स के बाद आपका आएगा पेटल्स, और पेटल्स के बाद क्या आएगा? What will come after petals? Androecium. Androecium. And then you have the gynoecium. Okay. Now let's see over here. Let's talk about the sepals. So पहले हम बात करते हैं हमारे सेपल्स के बारे में. तो सेपल्स आपको इनको लाइक बेसिकली इनके लिए हम जो टर्म यहाँ पे यूज करें के लिए साइन नहीं है कोई? नहीं, असिमेट्रिक कोई साइन नहीं है. वी डोंट हैव अ सिमेट्रिक फॉर द असिमेट्रिक कोई साइन नहीं है यहाँ पे. ठीक है, या वेक्टर मॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक के लिए, राइट. और फॉर्चुनेटली हमारी जो फैमिलीज है वो सारी की सारी इन दो साइंस के ऊपर ही बेस्ड है. ठीक है, सो वी डोंट हैव अ साइन फॉर द असिमेट्री. देन सेपल्स को बेसिकली आप लोग यहाँ पे बोलोगे एज अ कैलिक्स. यस सर. और कैलिक्स को आप डेजिग्नेट करते हो एज अ के. कैलिक्स को आप डेजिग्नेट करोगे यहाँ पे एज अ के. तो अगर समझो आपका लिखा हुआ है, लेट्स से आपका जो एक बॉटनिस्ट है वो आपके सामने एक पेपर रखता है और उस पर लिखा हुआ है के, लिख के उसने लिखा हुआ है यहाँ पे 5, तो आप समझ जाना वहां पे 5 सेपल प्रेजेंट है. दैट बेसिकली मींस यू हैव 5 सेपल्स. दिस सिंपली मींस दैट यू विल बी हैविंग ओवर हियर द 5 सेपल्स. 5 यस सर. विल बी ऑब्जर्व्ड इन दिस, राइट. अगर आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, आपका के लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और उसको उसने ब्रैकेट में रखा हुआ है, then in that case याद रखना कि you have your 5 sepals और सबके सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं. So you have your 5 sepals. 5 sepals तो है आपके पास यहाँ पे, but they are all going to be united, or I can say they are all going to be fused. यस सर. ये बात आपने भूलनी नहीं है कि अगर मेरे 5 sepals के बाजू में ब्रैकेट लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, so please याद रखना that is going to be, they are going to be either united or they are going to be fused, right? और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ गैमोसेपेलस. गैमोसेपेलस. याद रखना, कल उठ के अगर आपके घर के आसपास आपके पड़ोसी बोलते हैं कि हमारे पास एक फ्लावर है, राइट, और उसके जो सेपल्स है वो है गैमोसेपेलस, तो आप समझ जाना कि आपके पड़ोसी आपको क्या कह रहे हैं. पड़ोसी आपको कहना चाहते हैं कि सेपल्स वहां पे वो सारे फ्यूज्ड है वहां पे, दे आर ऑल गोइंग टू बी यूनाइटेड ओवर हियर. ठीक है, सो अगर ऐसा कभी कुछ होता है देन याद रखना कि वो लोग कहने की कहां पे क्या कोशिश कर रहे हैं, राइट. तो सेपल्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड, राइट, और गोइंग टू बी यूनाइटेड. सो दैट इज फॉर माय कैलिक्स. उसी तरीके से यू हैव द कोरोला एज वेल. जैसे आपका कैलिक्स होगा वैसे ही आपका कोरोला होगा. कोरोला मतलब आपके पेटल्स. सो अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे कोरोला की, सो इफ यू टॉक अबाउट द कोरोला, कोरोला भी बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे. कोरोला को हम यहाँ पे डेजिग्नेट करेंगे विद द सी, राइट, विद द कैपिटल सी विल डेजिग्नेट देम. और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट यू हैव सी, लिखता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, देन इट सिंपली मींस व्हाट, दैट यू हैव 5 पेटल्स. इसका सिंपल मतलब यहाँ पे ये होता है दैट यू हैव 5 पेटल्स. 5 पेटल तो यहाँ पे दिख रहे हैं. अब आप लोग भी मुझे बता पाओगे कि अगर मेरे यहाँ पे सी लिखा होगा, 5 लिखा होगा, और वहां पे अगर मैं ब्रैकेट बना दूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? मेरे 5 के 5 पेटल यहाँ पे चिपके हुए हैं, राइट. सो ऐसे में भी आपका यहाँ आपके नेबर्स आपके ये भी आपको बोल सकते हैं कि देखिए हमारे पास एक फ्लावर है एंड दैट फ्लावर इज शोइंग 5 पेटल्स एंड ऑल 5 पेटल्स आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड ओवर देयर, राइट. या तुम्हारे नेबर आके मैं बोल सकता है कि ये जो मेरे 5 पेटल्स से मेरे चिपके हुए हैं और इनका नाम मैंने यहाँ पे दिया है इनको एज अ गैमोपेटलस. कॉल देम एज अ गैमोपेटलस. पता है कितना अच्छा होता आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी के पड़ोसी, ऑल दोस पीपल आस्किंग यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. रिवीजन होता रहता तुम लोगों का. सर पूछते हैं हमारे इधर इतना डिटेल में वो ये पूछते होंगे ना कि पढ़ाई कैसे चल रही है, ऐसा पूछते हैं क्या कि लाइक वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है, ऐसा तो नहीं पूछते होंगे ना वो लोग. नो सर. सर हमारे घर में तो खुद क्विज चला रहता है. फिर अच्छी बात है अगर सही में चला रहता है तो. पर वही कह रहा हूं ना, अगर ऐसे नेबर्स मिल जाए, या तुम्हारे समझो नेबर में भी कोई नीट की तैयारी कर रहा हो, वो भी वैसा हो, अब तुम लोग डिस्कस कर रहे हो, ये सब चीज डिस्कस कर रहे हो कि नहीं ये नहीं होता, वो नहीं होता. मेरी सिस्टर है सर, मेरा और मेरी सिस्टर का चला रहता है ऐसा. अच्छा है. आई टेल यू समथिंग, अगर ऐसा माहौल हो ना तो बहुत बेटर रहता है. अगर आपके स्कूल में तुमने 2 लड़के लड़कियां ग्रुप बन गया ना ऐसा, जो ये सब डिस्कस करता रहे, इट हेल्प्स अ लॉट. I'll tell you, I'll give you a real example over here. Like हमारे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है MSU के अंदर, बायोकेमिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है. ठीक है, वो डिपार्टमेंट है लाइक आप करते हो MSc इन बायोकेमिस्ट्री, आप वहाँ पे करते हो.
एडमिशन लेना वहाँ पे टफ होता है, मतलब उसका एंट्रेंस होता है और काफी डिफिकल्ट होता है उसके अंदर एडमिशन मिलना, लाइक सिर्फ 20 सीटें होती है वहाँ पे मास्टर्स के लिए। लेकिन जब आप उसमें एडमिशन ले लेते हो उसके बाद वो लोग आपको कराते काम, अच्छे तरीके से लोग आपको वो लोग वहाँ पे काम कराते हैं। मतलब ऐसा समझो कि तुम वहाँ पे अगर ऐसे इंसान हो जो तुम काफी लेजी टाइप के इंसान हो, तुम भी वहाँ पे काम करने लगते हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास सब लोग काम कर रहे होते हैं, सब दौड़ाम दौड़ी में लगे होते हैं, सब लोग डिस्कशन ही वो कर रहे होते हैं पूरा दिन पूरी शाम। द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट डिपार्टमेंट इज जब आपका 2 साल का एमएससी खत्म होता है, हर कोई कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जाता है। कोई लड़का आईएससी में पीएचडी के लिए प्लेस हो जाता है, कोई लड़का होता है जिसका स्विट्जरलैंड के अंदर उसे लैब मिल जाती है, कोई लड़का होता है जो लाइक दिल्ली में एनआई के अंदर काम कर रहा होता है। एवरीवन समवेयर और अदर गेट प्लेस वेरी इजीली, क्योंकि 2 साल उनसे इतना काम करवाते हैं और वो काम होता पता है क्यों है, क्योंकि माहौल वैसा होता है। एवरीवन इज वर्किंग, इवन द फैकल्टी इज लाइक रनिंग अराउंड इधर से उधर, वो भी अपना काम। ऐसा भी नहीं होता कि फैकल्टी बड़ा मजे से पढ़ा रहा है काम कर रहा है, वैसा नहीं होता। उसकी भी दौड़ लगी हुई है, सुबह 7 बजे आ रहा है फैकल्टी, शाम को 7 बजे तक काम कर रहा है, एंड द सेम थिंग इज डन बाय द स्टूडेंट। सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ना, लाइक आई कैन नॉट टेल यू टू डू सर्टेन थिंग्स जब तक मैं खुद ना कर रहा हूँ, और वही चीज वहां पे हो रही होती है। और फैकल्टी भी अपना दौड़ में लगा हुआ है तो बच्चे वहां पे दौड़ में लग जाते हैं, पूरा माहौल ही वैसा बन जाता है। सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें एक एनवायरनमेंट मिल जाए। एक एनवायरनमेंट मिल गया ना तुम्हें, देन इट्स लाइक you can get into a like different landscape, and have seen that happening like from that department. I have जितने भी friends मेरे वहां से डिपार्टमेंट में पढ़े थे ना, they are all in different places or in like different तो places. आपने नीट का पेपर दिया? क्या तो आपने नीट का पेपर दिया? मैंने इसका एग्जाम नहीं बेटा, मुझे तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में करना था ना, मेरा तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी था, मेरा तो सब्जेक्ट ही अलग था। That is why I can tell you everything about what is happening in Chamba. That is why I know what kind of biology you get to in the Chamba understanding, because that was my subject. ठीक है. So this is something you have to know, right? So you have a gamma protellus and gamma यहाँ पे ये terms याद रखना, right? And please also remember it's very important to have such kind of environment. It means a lot, and that is why I say always कि यार get into right college. तुम right college में चले गए ना, बाकी सब वो संभल जाता है, बाकी प्लेसमेंट की दिक्कत नहीं रहती, ना ही फिर वे पॉइंट की दिक्कत होती है। दैट इज व्हाई आई टेल ऑल द टाइम ऑल द पीपल, और एल्स यू कैन गेट इनटू अ कॉलेज जहाँ पे तुम्हारे 5 साल सुकून से गुजरेंगे। ऐसे भी कई सारे आपके कॉलेज आपके हिमाचल में जहाँ पे आप जाओ कोई ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करता, जाओ एंजॉय करो, मजे करो, लाइक थ्रू आउट द लाइक 4 years 3 years, प्रॉब्लम उसके बाद चालू होती है। सो दैट्स व्हाई आई लाइक स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू, इवन इफ यू आर नॉट इनटू दिस MBBS वाला थिंग ना, यू वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट 2 years ताकि तुम्हें सही जगह मिल जाए, क्योंकि उसके बाद लाइक थिंग्स अपने आप सेट हो जाती है। आई हैव सीन दैट हैपनिंग, दैट इज व्हाई। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी हैव टू नो, दिस आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। सो याद रखना कैलिक्स कोरोला के यहाँ पे साइंस और सिंबल्स याद रखना, और याद रखना कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे होता है फ्यूज होना। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक और चीज याद रखेंगे यहाँ पे, वन मोर थिंग कैन रिमेंबर ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी something like a perianth. पेरियांथ के लिए भी यहाँ पे एक साइन होगा, और वो साइन बड़ा सा सिंपल है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल P। इसमें कुछ आपको अलग से याद रहेगा। पेरियांथ के लिए यहाँ पे टाइम साइन होता है, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल P, राइट। एंड्रोशियम के लिए आपका यहाँ पे साइन आपको मिल जाएगा। सो अगेन यू विल हैव एंड्रोशियम जिसमें आपके सारे के सारे स्टेमेंस आएंगे। सो जब एंड्रोशियम की आप बात करते हो, सो एंड्रोशियम विल हैव अ साइन एंड दैट साइन विल बी माय कैपिटल A। ठीक है, दैट विल बी द साइन फॉर माय एंड्रोशियम। अब ओके, एंड्रोशियम को लेके एक चीज याद रखना, आपको मिल सकता है कि आपका लिखा होगा वहां पे एंड्रोशियम, एंड देन उसके साथ यहाँ पे आपका लिखा हो सकता है यहाँ पे आपका 5, राइट। सो यू हैव अ 5 स्टेमन, बेसिकली मींस यू हैव अ 5 स्टेमन। या फिर आपका लिखा हुआ हो सकता है यू हैव अ एंड्रोशियम 5 एंड यू कैन आल्सो कीप देम इन अ ब्रैकेट एज वेल। ये हो सकता है कि उसको ब्रैकेट में लिखा हो। पार्ट एक बार फिर से बता दो। कौन सा पार्ट बेटा? पेरियंथ वाला स्टार्टिंग से। पेरियंथ वाला पार्ट ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपके फ्लावर में पेरियंथ आपको दिख रहा है, पेरियंथ मतलब आप जानते हो ना, दैट सिंपली मींस योर सेपल्स एंड पेटल्स आर गोइंग लाइक उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। सो सेपल्स एंड पेटल्स आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड, और आई कैन से यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम, राइट। सेपल्स और पेटल्स को आप डिस्टिंग्विश यहाँ पे आप नहीं कर सकते। उस कंडीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरियंथ, उसको आप डेजिग्नेट करते हो एज अ P, राइट। एंड्रोशियम के लिए बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हो एज अ कैपिटल A, और उसके सामने आप 5 6 आप यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, आप एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से देखते हैं, अगर आपको एंड्रोशियम के सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेट्स से एंड्रोशियम के सामने आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + 3,
अगर ऐसी चीज अगर एंडोशियम के सामने लिखी हुई है, आप मुझे बताइए इसके अंदर आपको कितने बंडल दिख जाएंगे? सर 2 बंडल लिखेंगे ना मुझे यहाँ पे, एक 5 का बंडल मुझे यहाँ पे दिखेगा, एक बंडल मुझे यहाँ पे 3 का, तो टोटल बंडल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं माय 2 बंडल. सो दैट इज माय डायडेल्फस कंडीशन. दैट इज योर डायडेल्फस कंडीशन. हाँ बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर 5 की जगह 6 भी ले सकते हैं? हाँ 6 भी ले सकते हो. अरे कई बार तो 9 मिल जाता है आपको. नंबर तो यहाँ पे आपको बदल सकते हैं ना. एंडोशियम में क्या होगा, स्टेमन होंगे, स्टेमन तो आपके ज्यादा हो सकते हैं, तो यू कैन हैव अ 9 ओवर हियर, यू कैन हैव अ 2 ओवर हियर, हो सकता है बिल्कुल, राइट. बट आपको देखना है यहाँ पे कि आपको कितने बंडल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. तो आपको जब ऐसा अगर आपको कभी लिखा हुआ मिलेगा ना, लेट्स से आपका लिखा हुआ है यहाँ पे एंडोशियम 9+1, तो ये भी मेरा एग्जांपल है डायडेल्फस का. एक बंडल है मेरे यहाँ पे जिसमें 9 लगे हुए स्टेमन और एक में सिर्फ एक ही है, सो दैट आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय डायडेल्फस कंडीशन, राइट. सर 9 में इनमें से किसी एक में ब्रैकेट लगा होगा, मतलब वो फ्यूज्ड होंगे. हाँ वो फ्यूज्ड नहीं होगा. अगर ब्रैकेट है तो वो फ्यूज्ड भी है. ऑल दो स्टेमन्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर. ठीक है, अगर आपको ब्रैकेट दिख जाता है देन यू विल फाइंड दे आर बीन फ्यूज्ड. वो सारे एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं. ठीक है, और एक में नहीं है, मतलब वो चिपका हुआ नहीं है. बट अगर वो चिपका हुआ नहीं है तभी वो अलग है उनसे. अगर वो फ्यूज नहीं है तभी वो अलग है उनसे. तो दैट इज व्हाई इट विल बी अ डायडेल्फस कंडीशन. तो आपको ये अगर आपको 2 ऐसा अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर समझे यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो ये मेरे 9 के 9 यहाँ पे अलग है और ये फ्यूज्ड है, राइट. एंड इट इज स्टिल एग्जांपल ऑफ माय डायडेल्फस कंडीशन. सो एंडोशियम के लिए याद रखना, यू कैन सी दिस थिंग. सो डायडेल्फस, मोनोडेल्फस आपको पता चल जाता है. आपको नंबर ऑफ एंडोशियम का सेटअप देके आप ये पता लगा सकते हो. ठीक है, सो दैट इज फॉर माय एंडोशियम के लिए, दैट इज माय कैपिटल ए. अब जो आपके यहाँ पे लास्ट चीज आपके यहाँ पे रह गई, दैट इज गोइंग टू बी योर गायनोशियम. अब गायनोशियम के साथ आपको यहाँ पे याद कर रखना है. सो लेट्स से गायनोशियम को हम यहाँ पे लेंगे एज अ जी. सो जब भी हम गायनोशियम की बात करेंगे आपने याद रखना है यहाँ पे हम टर्म जो यूज करेंगे दैट इज माय कैपिटल जी. अब कैपिटल जी को हम किस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए. अगर आपका यहाँ पे लिखा हो कैपिटल जी और उसके साथ अगर लिखा हो यहाँ पे आपका लेट्स से 2 आपका यहाँ पे लिखा हो, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आपके नंबर ऑफ कार्पल्स यहाँ पे 2, आपके नंबर ऑफ कार्पल्स यहाँ पे है 2, तो आप इसे बोल सकते हो एज अ बाय कार्पलरी. देन सच कंडीशन इज कॉल्ड एज माय बाय कार्पेलरी. ठीक है, अगर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपका यहाँ पे गायनोशियम लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे गायनोशियम लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट. यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2 और 2 के साथ मैंने इसको रखा हुआ है इसको ब्रैकेट के अंदर. सो आई विल कॉल इट एज अ, ये तो बाय कार्पेलरी तो यही है, बट उसके साथ साथ मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा ये मेरे चिपके हुए हैं. ये जो मेरे कार्पल्स है यहाँ पे मेरे सारे के सारे फ्यूज्ड हैं. तो अगर मेरे कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं, याद रखना, अगर मेरे कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट कार्पल्स आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड, कार्पल्स हियर आर गोइंग टू बी फ्यूज्ड. अगर मेरे कार्पल्स then in that case I can call it as a syncarpus condition. That is my syncarpus condition. Syncarpus. So अगर आपके यहाँ पे वो फ्यूज्ड होते हैं then you call them as a syncarpus. आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया था, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बनाया नहीं, तो यहाँ पे तो मेरे कोई फ्यूजन दिख नहीं रहा. अगर आपको फ्यूजन यहाँ पे नहीं दिख रहा, if the carpels are not fused then you call them as a apocarpus. Then आप टर्म यहाँ पे यूज करोगे that is my apocarpus. ये चीजें आराम से सुन लो. अगर आपके कार्पल्स एक दूसरे से यहाँ पे चिपके नहीं हुए हैं, फ्री है, तो आप यहाँ पे टर्म लगाने आपको एपोकार्पस. अगर वो फ्यूज्ड है देन यूज द टर्म लाइक अ सिंकार्पस. पहले इतनी बात यहाँ पे याद रखना. अब आप लोग मुझे खुद से बताओ, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे खुद से बताओ. यहाँ पे यू हैव अ गायनोशियम, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे फ्यूजन मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बना के रखा हुआ है. मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्पल्स के हिसाब से आप यहाँ पे क्या टर्म लगा दोगे? syncarpus. कार्पल्स मुझे, हाँ जी, कार्पल्स यहाँ पे कितने, पहले मुझे ये बताओ कार्पल्स का नंबर यहाँ पे कितना है? 3. यहाँ पे, राइट. सबके सब यहाँ पे फ्यूज्ड है. अगर मेरे पास 3 कार्पल है तो मैं यहाँ पे एक चीज तो यहाँ पे लिख सकता हूँ. सबसे पहले आई कैन राइट वन थिंग ओवर हियर एंड दैट वन थिंग इज बी दैट इज माय कार्पलरी. हाँ जी, ये मैं सबसे लूंगा. दिस इज माय ट्राई कार्पलरी नेचर, ट्राई कार्पेलरी. और क्योंकि मेरा यहाँ पे फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यार सबके सब यहाँ पे फ्यूज्ड है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सिंकार्पस या एपोकार्पस? व्हाट आई राइट ओवर हियर?
तो मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे एज अ सिंक कार्पस, दैट इज गोइंग टू बी अ सिंक कार्पस ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, यू हैव अ ट्राइकल्परी सिंक कार्पस कंडीशन। सो पहले तो ये याद रखो कि फ्यूजन को क्या बोलते हैं और फ्यूज ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, इतना पहले यहाँ पे याद रखना, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ गायनोशियम। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? क्या गायनोशियम में इतना पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही तो पूछ लो या बता दो कि रिपीट करने के लिए, तो मैं रिपीट कर दूंगा, बट मेक श्योर कि आपको ये चीजें समझ आए। ये होगा आपका गायनोशियम। यहाँ पे मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द थिंग। दैट इज फॉर माय गायनोशियम। टेरियान के लिए आपको यहाँ पे रहेगा सिर्फ पी। एंड्रोशियम के लिए याद रखना आपका ए रहता है, ए के साथ आप यहाँ पे लगा सकते हो, लाइक अगर मोनोडाइफर तो सिंगल नंबर आएगा, डायडाइफर तो कैन हैव मोर देन वन नंबर, राइट। कैलिक्स के लिए आपका रहेगा के और कोरल के लिए आपका यहाँ पे रहेगा सी। उसके साथ साथ वी हैव सीन ओवर हियर सिमेट्रिक के लिए आपके यहाँ पे दो साइन हमने बता दिए, एक परसेंटेज वाला, एक आपका यहाँ पे रहेगा ऑफ योर प्लस वाला साइन सर्कल के अंदर, एंड देन यू हैव द साइंस फॉर योर सेक्सुअलिटी के लिए आपके यहाँ पे साइन हो जाता है। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर अगर गायनोशियम में सर प्लस होगा तो सर डाई, ना वो टर्म हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। गायनोशियम में आपके यहाँ पे ग्रुप आप नहीं बनाएंगे। सर प्लस में रहेगा? क्या कह रहे हो आप? ग्रुप कह रहे हो ना सर इसमें जैसे 2+5 ये ऐसे नहीं, वो ग्रुप हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे, राइट। यू डोंट गेट टू हैव दैट, ठीक है। आपको यहाँ पे अलग अलग ग्रुप आपको नहीं मिलेंगे। आपका अदर आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे कार्पस का नंबर मिल जाएगा, राइट, एंड द नंबर हैज टू बी पुट ओवर हियर। आपको यहाँ पे 2+4 2+5 वाली कंडीशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम उसे वहां पे मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। जो आपको यहाँ पे मिल जाता वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो आपको यहाँ पे ग्रुपिंग आपको मिली थी ना, बंडल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे थे, वो बंडल्स आपको यहाँ पे आपको देखने आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं, एक काम करते हैं आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई जस्ट वांट कि आपको इतना यहाँ पे पता चले, क्योंकि कल जब हम लोग इसे पढ़ेंगे, क्योंकि गायनोशियम में मुझे आपको अभी भी एक चीज बतानी है, सुपीरियर इंफीरियर दैट इज समथिंग आपको टेल यू। कल जब हम लोग इसे वापस से चालू करेंगे, सो विल जस्ट हैव अ क्विक लुक एट दिस थिंग्स एंड देन फिर मैं आपके सामने रख दूंगा फ्लोरल पिक्चर, फ्लोरल डायग्राम आपके सामने रख दूंगा। You will be able to understand what is happening and you should be able to like solve that diagram by yourself as well. तो वो सब फिर बाद में आपके एंड से आपको होते हुए आपको like you will be able to do them. अगर आपको इसका फाउंडेशन मालूम है, अगर आप इसके फाउंडेशन को अगर आप याद रख सकते हो, देन बाकी चीजें याद रखने में आपको तकलीफ नहीं आएगी। एंड वंस यू आर डन विद दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व डजन्स ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली। अगर आपको सब चीजें याद रह जाती है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम, और ये हमें याद रखना पड़ेगा बड़े सही तरीके से। बिकॉज एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने एनसीईआरटी को देखेगा जो पुरानी वाली है, उसमें 3 फैमिलीज है और वो 3 फैमिलीज हमें पढ़नी है, राइट। आपकी जो नई एनसीईआरटी आपको मिलेगी उसमें सिर्फ एक ही होगी, उसको आप लाइक प्लीज इग्नोर दैट, यू हैव टू डू द 3 फैमिलीज। सो इसलिए मैंने जो नई एनसीईआरटी जो पुरानी वाली शेयर की है उसको आप सेव कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दैम, ठीक है। तो ये हम कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास के अंदर। Now, if you have any kind of questions, then please go ahead and ask the questions. अगर आपका सभी यहाँ पे कोई questions है तो बताइए क्या क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। वरुण को क्या हो गया?